हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भैया हम आपके मेजर टेस्ट की तैयारी करवाने वाले हैं। मेजर टेस्ट की तैयारी करवाने वाले हैं, तो उसके अंदर आपका एडजॉर्प्शन वाला जो सरफेस केमिस्ट्री वाला लेसन है वो नहीं हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इस वाली चैप्टर सर को वो वापस एक बार हम बताना, पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में T2 की होता है, G क्यों नहीं होता? जरा सॉरी, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया। ऑक्टाहेड्रल में T2G होता है ना। वो सिमेट्री की वजह से जी लगता है। जीरेड, जीरेड मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं होता। अनजीरेड जो जो अनजीरेड है मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं होता। जी मतलब सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल होता है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं होता। तो ऑक्टाहेड्रल में जी लगेगा, टेट्राहेड्रल में नहीं लगेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल को आप दो हिस्सों में नहीं काट सकते बराबर। क्लियर है? जी सर। वो सिमेट्री की वजह से बना। ठीक है भाई, तो आज हम जरा सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा आपको टच बताऊंगा कि ये होता क्या है, कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को टेस्ट की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ही क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे। तो उसके अलावा जो आपको मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले तो एडजॉर्प्शन क्या होता है। कोई चीज ऐड हो जाना किसी सरफेस पर, वो एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी बता देंगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा। एंथैल्पी क्या होता है, तो इससे पहले बीच में आता है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन देखो क्या होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब है, मान लीजिए कोई लोहे की चीज है आपके पास में, एक पीस है लोहे का, आप उसको पानी में डुबोते हैं, वापस निकाल लेते हैं, पानी उसके ऊपर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? ये तो चिपकेगा। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, ऐड हो जाना। ठीक है, मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक गए, इसके ऊपर चिपके हैं, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऐड होना। एडी, ऐड से बना एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। लोहे के मेटल के एक टुकड़े के अंदर, क्या इसके अंदर पानी घुस जाएगा क्या? सर नहीं घुसेगा तो नहीं सर, नहीं घुसेगा, है ना। यानी बाहर अगर चिपक जाए तो एडजॉर्प्शन, अगर अंदर घुस जाए तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अंदर चला जाता है, डीप। इसे आप डीप वर्ड से याद रख सकते हैं। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है डीप का, लेकिन डीप मतलब अंदर चला जाए तो डीप, और अगर बाहर रह जाए तो उसको एडजॉर्प्शन, चिपक जाना, ऐड हो जाना। क्लियर है एडजॉर्प्शन क्या होता है? यस सर, है ना। अब एडजॉर्बेंट क्या होता है? देखो, एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर कोई चीज चिपकती है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मतलब कि लोहे के ऊपर पानी चिपका ना, तो आयरन जो है वो एडजॉर्बेंट है हमारे। ठीक है, और एडजॉर्बेट क्या होता है? जो चिपकता है, पानी चिपक रहा है तो एडजॉर्बेट होगा वाटर। क्लियर है? यस सर, ठीक है, यस सर। बस इतना याद रखिए एडजॉर्प्शन के अंदर। अब एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक फिजिकल होता है, केमिकल। अब मान लीजिए, अब दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। आयरन का पूरी में एडजॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ना है। एडजॉर्प्शन के बारे में रीड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप अपनी फिंगर पानी के अंदर डुबोते हैं, पानी चारों तरफ फिंगर के ऊपर चिपक जाता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। अगर इसको बोल देंगे एडजॉर्प्शन। और अगर मैं अपनी फिंगर को 3-4 घंटे तक, या अपने पूरे हाथ को 3-4 घंटे तक पानी में डुबो लूं, तो पानी अंदर भी चला जाएगा, अंदर भी घुस जाएगा, अंदर भी। और मेरी स्किन जो है वो फटने लग जाएगी पानी अंदर घुसने की वजह से। समझ में आ रहा है? यस। 3-4 घंटे लगातार पानी में हाथ अगर डाल के रखेंगे, पानी के अंदर हाथ गलने लग जाएंगे और पानी अंदर घुस जाता है, वो होगा एब्जॉर्प्शन। यानी कई प्रोसेसेस एब्जॉर्ब भी करती हैं और एडजॉर्ब भी करती हैं, कई प्रोसेसेस। और हो सकता है जैसे आयरन है, ओनली एडजॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं करता। क्लियर है? तो इस तरह से सभी तरह की चीजें होती हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, याद रखना। अब बात आती है कि ये कितने टाइप का होता है। ये होता है केमिकल और फिजिकल। फिजिकल मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पर है वाटर और आयरन के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड नहीं बने। इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन, यस बेटा? सर कुछ नहीं। जब केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। डेफिनेट सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन स्ट्रांग होता है। कोई चिपक जाएगा केमिकल बॉन्ड से, हल्के केमिकल बॉन्ड से, है ना।
तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक होता है, उसको हटाना आसान होता है, सिंपल और साफ चीज। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजियोरप्शन भी बोलते हैं इसको, पार्टिकल एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्सेस, लाइक वंडरवाल फोर्सेस बोल सकते हैं, तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे, वंडरवाल फोर्सेस से सिर्फ चिपकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल फोर्सेस एडजॉर्प्शन निकाल केमिकल एडजॉर्प्शन। अब बात आती है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस आपको याद रखना। ठीक है, मैं कुछ कराऊंगा, कुछ आप पढ़ लेना। फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड मॉलिक्यूल वीक वंडरवाल फोर्स होती है इसके अंदर, केमिकल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब फोर्सेस वीक हैं तो इसकी हीट जो लो हीट एडजॉर्प्शन की होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगर आपको इससे किसी चीज को हटाना हो एडजॉर्प्शन की हुई चीज से, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है 80 से 240, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है। यूजुअली ये लो टेम्परेचर पर हो सकता है, ये हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। फिजिकल एडजॉर्प्शन, देखो भी कोई चीज फिजिकली जुड़ी हुई है, अगर आप उसको गर्म कर दोगे तो हट जाएगी, लेकिन कोई चीज केमिकल जुड़ी हुई है तो केमिकल का तो रेट बढ़ जाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से केमिकल एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल वाला गायब हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं जो चिपकता है ऊपर, ठीक है, ऐड हो जाना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, अपने आप हट भी जाता है। केमिकल है भाई, केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। कोई गैस अगर एडजॉर्ब करवा रहे हो तो वो कितना जल्दी इजीली लिक्विफाई हो जाती है, उसमें वंडरवाल फोर्सेस कितनी ज्यादा हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्या? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पर डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। और दूसरा केमिकल वाला क्या करेगा, वो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, इनका कोई लेना देना नहीं, वो तो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है लेस स्पेसिफिक इन नेचर, ये किसी के साथ भी कोई भी चिपक जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। सभी गैसेस किसी न किसी एक्सटेंट पर, किसी न किसी अमाउंट में, किसी न किसी चीज पर चिपक जाती है। हमारे हाथों पर भी गैस चिपकी हुई है, हमारे मुंह पर भी गैस चिपकी हुई है ना, हमारे फेस पर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अमाउंट में चिपकी हुई है। ठीक है, तो यह किसी पर भी चिपक जाता है। ये स्पेसिफिक होता है भाई, केमिकल रिएक्शन किसी स्पेसिफिक नेचर से ही होती है, ओके, और ओनली व्हेन देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, बॉन्ड बनेगा तभी होगा फॉर्म द मल्टी लेयर। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी लग सकती है, यहाँ पर वाटर चिपक गया, इस वाटर के ऊपर दूसरा वाटर भी चिपक सकता है, इस पे तीसरा वाटर भी चिपक सकता है, और ये मल्टी लेयर में हो सकता है। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मोनोलेयर होता है भाई। केमिकल रिएक्शन तो एक ही लेयर के ऊपर, यहाँ पे वाटर जुड़ गया, बस इसके साथ दोबारा वाटर के साथ थोड़ा मॉलिक्यूल करेगा, उसके सरफेस ही खत्म हो। एक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद प्रेशर। कोरोजन कौन से टाइप का आता है? क्या बेटा? सर कोरोजन किस टाइप में आता है? कोरोजन तो केमिकल रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करती है आयरन के साथ। सर नहीं, मतलब जैसे चिपक, मैंने सोचा चिपकता था नहीं, चिपक। नो, चिपकना कैसे हुआ? देखो आयरन है, प्योर आयरन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन चिपकेगी नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस आयरन के साथ Fe2O3 बनाएगी, डॉट एक्स वाटर। ये है कोरोजन, कोरोजन का फॉर्मूला है केमिकल। सर मुझे मतलब एक बार केमिकल, इस वाले केमिकल में लगा था कि वो केमिकल बॉन्ड करके चिपक जाती है, तो कुछ केमिकल बॉन्ड नया करके प्रोडक्ट चिपकता है, सुनिए, केमिकल बॉन्ड करके चिपकता है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बनाएगा, वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पर चिपकेगा, अंदर थोड़ा मॉलिक्यूल बदल जाएगा, अंदर तो आयरन ही रहेगा। सोचिए, समझ गए? ऐसा अगर आपको, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर ये आयरन है और इसमें कुछ आयरन ऐसा है जो चिपका हुआ है, जो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड इस आयरन के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो हम इसको एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, बट इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। आयरन और ऑक्सीजन के बीच में मान लीजिए ये आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, अगर ये आयरन ऑक्साइड है तो ये आयरन ऑक्साइड दूसरे आयरन ऑक्साइड के साथ में तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाने वाला, ये तो आपस में अलग रहने वाला है। तो ये किसके ऊपर चिपक रहा है? ये आयरन पर चिपक रहा है, तो क्या ये आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं बना सकता। ये वैसा वाला एग्जांपल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, समझ में आया? ठीक है सर, ओके सर। सर हाइड्रोजनेशन में कौन सा एडजॉर्प्शन होता है? हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन में भी हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, ये एडजॉर्प्शन नहीं है। देखिए सिर्फ प्लैटिनम के ऊपर चिपक जाता है ना वो। किस पर?
प्लैटिनम मतलब कैटालिस्ट प्लेटिनम के ऊपर ये चिपक तो जाता केमिकल वाला है, ये केमिकल वाला है। देखिए वही एग्जांपल दे रहा था। देखिए क्या होता है, प्लेटिनम की एक लेयर के ऊपर ये दो हाइड्रोजन आए, फिर ये दो हाइड्रोजन के एटम्स आए, और ये इस तरह से इनके बीच का बॉन्ड जो है, प्लेटिनम वाला बीच का बॉन्ड जो वो गायब होने लग जाता है। मतलब गायब इन द सेंस कि वो थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस सर। ये इस तरह से ये हल्का हो जाता है। तो इस बॉन्ड को हम डेफिनेटली, ये हाइड्रोजन इसके साथ एडजॉर्ब भी हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है, नीचे वाले प्लेटिनम पर कोई असर नहीं पड़ता, और ये वीक बॉन्ड ये हट भी जाता है, तो हम इसको जरूर केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ये केमिकल एडजॉर्प्शन है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये केमिकल एडजॉर्प्शन है। उसके अलावा फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कोई बॉन्ड बनता नहीं। तो भाई ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने पर इसमें भी इंक्रीज होता है और इसमें भी इंक्रीज होता है। प्रेशर दोनों पर ही पॉजिटिव असर डालता है। कंपेटिटिव एडजॉर्प्शन, इसको नहीं पढ़ने वाले हम। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑफ सॉलिड, गैसेस सॉलिड पर एडजॉर्ब होती हैं। इसका एग्जांपल प्लेटिनम के ऊपर आप हाइड्रोजन दे सकते हैं, प्लेटिनम, पैलाडियम, निकल, इन तीनों पर ऐसा होता है। ठीक है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पर भी डिपेंड करता है। ये सब बकवास सी चीजें हैं, तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको आपका काम चलेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो देखिए फिजिकल वाले में ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वाले में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डाउन हो रहा है फिजिकल वाले में। केमिकल वाले में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, उसके बाद एक हद तक इंक्रीज होगा, और ज्यादा बढ़ा दिया तो जो एडजॉर्प्शन वाले मॉलिक्यूल हैं वही टूटने लग जाएंगे हाई टेम्परेचर पर। तो फिर हाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बाद में डाउन हो जाएगा। क्लियर है सर? जैसे इसमें एक्टिवेशन एनर्जी तक जाता होगा ना पहले हमारा? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी तक जाता है, उसके बाद ये बढ़ पीक रहा है, वैल्यू बढ़ हमारी रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना सर? क्या? ये पीक वैल्यू जो भी होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी तक होगी ना? हाँ, वहां तक एक्टिवेशन एनर्जी तक तो बढ़ेगा। जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी के नजदीक पहुंच जाओगे, उससे हाई एनर्जी करेंगे, एक्टिवेशन से भी ज्यादा एनर्जी पर एक्टिव, मतलब जल्दी वो चीज केमिकल रिएक्शन करेगी ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन एक हद तक बढ़ेगा। अगर रेट टेम्परेचर मैंने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया एक हद के बाद, तो जो बॉन्ड बना हुआ है सरफेस और किसी गैस के बीच में, जैसे हम प्लेटिनम और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे थे पीछे, तो अगर कोई गैस के बीच में, ये प्लेटिनम है और इसके ऊपर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। समझ गए? बॉन्ड एंथैल्पी अगर टेम्परेचर की एंथैल्पी जो हम जितना हम हीट दे रहे हैं और वो जो बॉन्ड एंथैल्पी अगर वो उससे एक्सीड कर रही है फिर तो बॉन्ड टूट ही जाएगा। आप जनरली ये बोलते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, मैं अगर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस कर दूं टेम्परेचर किसी चीज का, कुछ बड़े सर तो सारे molecule बॉन्ड है, टूट ही जाएंगे। तो मॉलिक्यूल बन रहा था वो पहले ही टूट जाएगा, बना हुआ है। तो यानी रेट अब घटेगा, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। ये सब पर अप्लाई होता है ये वाला ग्राफ। क्लियर है बेटा? यस सर। हद तक सर, ये बढ़ेगा, दोनों- इसके बाद दोनों में ज्यादा किस चीज के टेम्परेचर हैं? बढ़ा देंगे तो घटेगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का रेट घटता है। बस ये वाले ग्राफ याद रखिए, और कुछ नहीं है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, पूरे लेसन का ओवरव्यू, मोटी मोटी बातें आपको याद हो जाएंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपके लिए ईज रहेगा किसी चीज को समझना और याद करना। सिर्फ इतना कर रहे हैं, ये मत ठीक है समझना सर। कि कोई डिटेलिंग दे रहा हूँ, डिटेलिंग हम बाद में करने वाले हैं। ओके सर, कोई नहीं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है भाई। ठीक है, ये भी दिखा रखा है इन्होंने, ये छोटा सा ग्राफ है, x/m एडजॉर्प्शन ही है। ठीक है, मोल पर समथिंग समथिंग दिखा रखा है। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रेंडली क्या कहता है, इसने कुछ इस तरह का ग्राफ दिया था, log x/m का ग्राफ है विद log p प्रेशर के साथ में, और ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ एडजॉर्प्शन से प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, लास्टली प्रेशर कहाँ आया, मतलब एडजॉर्प्शन भी हर एक पॉइंट पर बढ़ता गया। तो स्लोप जो है इसका वो 1/n है, log k है, इसी के बेस पर इसने ग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप याद रख लेना, और ये इसको बोलते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसका मतलब क्या है कि क्या सारे एडजॉर्प्शन ऐसा ही करते हैं? देखिए, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन है, एक दो और लैंगनियर एडजॉर्प्शन है, एक और एडजॉर्प्शन है। ठीक है, एक दो और भी है। वो तीनों चारों एडजॉर्प्शन के ग्राफ जो हैं, अब आपको पर्टिकुलरली कोई मटेरियल लेना है, उसको एडजॉर्ब करवाना है किसी दूसरे मटेरियल पर, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्राफ कौन सा एडजॉर्प्शन फील करता है। ये समझ में आई मेरी बात? यस सर। है ना? तो कौन सा मटेरियल कौन सा एडजॉर्प्शन का ग्राफ जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि सारे ग्राफ
मतलब सारे मटेरियल एक जैसा ग्राफ फॉलो नहीं करते, किसी का रेट ज्यादा है किसी का कम है, तो 2-3 तरह के एड्सॉर्प्शन के आइसोथर्म्स हैं, ठीक है। उन सभी को चेक करके हम ये देखते हैं कि कौन सा मटेरियल या कौन सा जो भी हमारा सिस्टम है वो किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ तो ये वैसा ही कुछ ग्राफ दे रखा है, एक फ्रेंडली का आइसोथर्म है, और उसके बाद एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी कुछ वैसा सही होता है। एप्लीकेशन है भी, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं आराम से इन गैस मास्क, गैस के मास्क में हम देखते हैं कि कितना एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं, और कोई अगर पॉइजनस गैस हो तो मास्क के अंदर एड्सॉर्प्शन, चारकोल जो है एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, कार्बन लो, प्योर कार्बन, उसको थोड़ा गर्म कर दो ताकि उसके ऊपर जो पहले गैसेस चिपकी हुई हैं वो अलग हो जाएंगी, उसके बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करो, उसको हटा दो, उसके बाद में क्या करते हैं फिर अगर वो मान लीजिए आपके मास्क में आ जाए तो मास्क के अंदर अगर कोई पॉइजनस गैस है वो आपकी सांस में अंदर नहीं जाएगी, वो उसी पर चिपकी रह जाएगी एक्टिवेटेड चारकोल पर। क्लियर है, ये कुछ वैसा काम करते हैं। फिर डाइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की डाई करते हैं अभी, तो डाई भी उसके ऊपर सर लेकिन एक चीज पूछनी थी, एक्टिवेटेड चारकोल है उसे हमने लगा दिया मास्क, गैस मास्क पे, और हम तो काफी दिन पे भी पहनते हैं गैस मास्क, क्या काफी सर काफी दिनों के बाद भी पहनते हैं क्या गैस मास्क कई बार हम लोग। अच्छा, वो गलत है ना बेटा, उसकी एक उम्र होती है। जो एक्टिवेटेड चारकोल वाले हाई क्वालिटी के मास्क आते हैं वो मतलब 2 घंटे लगाना है, 3 घंटे लगाना है, बस खत्म, समझ गए। ओके सर ग्लास में क्यों नहीं होती केमिकल रिएक्शन? हाँ, ग्लास के उसमें, ग्लास में नहीं होती क्या केमिकल रिएक्शन? एड्सॉर्प्शन नहीं होता उस पर कुछ? ग्लास में? कौन सा ग्लास? जो हमारे शीशा? केमिस्ट्री लैब में रखा रहता है। शीशा जो कांच के बर्तन होते हैं, हाँ, उनपे भी कोई ना कोई हल्की फुल्की तो ऐड हो सकती है, कोई ना कोई चीज बेटा, कोई ना कोई चीज हल्की फुल्की ऐड हो सकती है, लेकिन उन चीजों को हटाने के लिए सफाई भी तो की जाती है। चलो मैं आपको इससे एक चीज बताता हूँ, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं समझ गया। देखिए, अगर आपको हाईली प्योर चीजें बनानी है ना, हाईली प्योर चीजें, तो देखिए कांच का ग्लास है, हमने उसको साफ कर लिया, फिर साफ करके उसको रेंज करके पानी से वॉश करके ड्राई कर लिया, तो अब हम उसमें कोई केमिकल डालते हैं, लेकिन क्या उसमें गैसेस नहीं है? तो अगर हमने उन गैसेस को सभी को खत्म करना और उसको अच्छे लेवल पर लेके आना, तो क्या करें? एक ही काम करते हैं, फिर क्या करते हैं पता है? हम उस ग्लास को वैक्यूम में गर्म करते हैं, वैक्यूम में हीट, ताकि उसकी सारी गैसेस बाहर निकल जाए, और उसके बाद वो बिल्कुल प्योर होता है। अब कोई जो मटेरियल डालेंगे वो ऐड होता रहे, क्योंकि वो बहुत अमाउंट में डालने वाले हैं हम केमिकल, लेकिन उस पर कोई गैस वगैरह नहीं हो ऐड होगी, ताकि अगर हाईली सेंसिटिव कोई मटेरियल है जो हमें ग्लास में रखना है, ठीक है, और उसको बंद करके रखना है, तो उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो हम उसको गर्म करके उसका ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन उसका निकाल के, बिल्कुल बाहर निकाल के, और उसके बाद उसमें कोई चीज डालते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन हर जगह पर होता है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हर जगह होती है। आप लोग जिस थाली में खाना खाते हैं वो थाली के नैनो पार्टिकल आपकी बॉडी में जाते हैं हर रोज, इसलिए कहते थे सोने चांदी की थाली या किसी और बर्तन में, कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में खाना चाहिए। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बर्तन बताए गए थे, ताकि उनके नैनो पार्टिकल आपकी बॉडी में जाए। हर चीज जो खाते हो आपकी बॉडी में भी जाता है। प्लास्टिक के बर्तन, स्टेनलेस स्टील नहीं चलेगा? स्टेनलेस स्टील पॉइजनस होता है, हल्का सा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, याद रख लेना। तो भले ही हम स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं है। एल्यूमिनियम सबसे खराब, एल्यूमिनियम के बर्तन। स्टेनलेस स्टील थोड़ा कम खराब। सबसे अच्छे क्या? अलग अलग चीज पर अलग अलग बर्तन होते हैं। रोटी खाना खा रहे हो तो कहते हैं ना सोने के प्लेट में अगर हम खाना खा रहे हैं, तांबे की, सोना तांबा हर जगह पर नहीं बेटा, खट्टी चीजें तांबे में खा सकते हैं, ठीक है। पीतल और कांसा सबसे अच्छा कौन सा होता है फिर? बहुत महंगा होता है। देखिए, पीतल, कांसा, ये और सोना और चांदी, ये 4 बर्तन तो मुझे अच्छे से क्लियर है कि इनमें चीजें अगर बना के खाते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। Yes, sir. अगर आप लकड़ी के बर्तन ले रहे हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है लकड़ी के बर्तन में, सर उनके तो सीधा सीधा वही चले जाएंगे रेशे से ही पे। नहीं, रेशो की कोई बात नहीं, उसमें ना एक तो कंटेमिनेशन उसकी बात फंस जाती है। सुनिए, उसके अंदर बैड बैक्टीरियाज जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो लकड़ी खाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वो लकड़ी पर हमेशा लगे रहेंगे। आप अच्छे से साफ कर लेंगे तो उसमें साबुन घुस जाएगा, इसलिए वो बर्तन अच्छे नहीं है। लेकिन लकड़ी की कुछ चीजें जिसके अंदर हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, गर्म करने वाले लकड़ी होती है, अंदर लेयर पर, बाहर कुछ और होता है, बाहर उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं तो वो पक जाती है मिट्टी, तो बाहर से घड़ा जैसा होता है, अंदर लकड़ी होता है। उस तरह की चीजों में हम यूज कर सकते हैं लकड़ी के बर्तन भी, लेकिन वो पर्टिकुलर और साइंटिफिकली अलग तरीके से यूज होती हैं। तो डायरेक्टली बोलूंगा पीतल,
कांसा, ये दोनों खाने के लिए अच्छे हैं। लोहे के बर्तन भी आते हैं, सोने चांदी के भी आते हैं और तांबे के भी होते हैं, लेकिन हर बर्तन का अपना एक अलग लेवल होता है कि किस बर्तन में क्या और चीज सर डालनी है। और सर जो हम पत्तल में खाते हैं वो मतलब जो वो उसके होते हैं मतलब जो फोम की, पत्ते के थर्माकोल थर्माकोल के। पत्ते वाले सर, दूसरे वाले। पत्ते वाले सबसे बढ़िया, वो तो यूज एंड थ्रो है ना, एक्चुअली उसको साफ करके आप वापस नहीं यूज कर सकते, दैट इज नहीं सर, सर, उसे तो disposable plate? थ्रो ही कर देते हैं, लेकिन मतलब जैसे किसी को अगर खिलाना हो तो वही सबसे बढ़िया फिर तो। सबसे बेस्ट है, क्योंकि पत्ते के अंदर जो भी मटेरियल हमारे अंदर जा रहा है, पत्ता भी पर्टिकुलर होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, केले का पत्ता, ठीक है, फिर एक और होता है, क्या होता है वो, बड़ है ना, बरगद का पत्ता, उसके पत्ते भी यूज Yes, होते हैं, sir. कई तरह के अलग अलग पत्तों से पत्तल बनाई जाती है, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो यूज एंड थ्रो है। हमारे देश में इतने पेड़ रहे नहीं, हमने पेड़ काट काट के सत्यानाश कर दिया, तो अब अगर पत्तों में sir. खाना शुरू कर दोगे तो फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, फिर गैस के सिलेंडर साथ में लेके चलने पड़ेंगे। सर क्लोरोफिल इंसान के शरीर में क्या काम करेगा जब सर पत्तों गांव पे में खाएंगे? तो सर गांव में तो खाते, मतलब जैसे कि भंडारा वगैरह होता है तो केले के पत्ते पे सब खाते हैं। बिल्कुल बेटा, केले पर अब भी खाते हैं, केला हम सर अभी भी मतलब लार्ज कभी प्रोडक्शन कभार में, कभी केला कभार लार्ज किसी किसी दिन पे खाते हैं हम लोग। लार्ज प्रोडक्शन में केला बना सकते हो। यस बेटा Yes. बोलिए। सर और डिस्पोजेबल प्लेट? डिस्पोजेबल जितनी भी होती है ना, अगर वो प्लास्टिक से बनी है सबसे खतरनाक है, याद रख लेना, बहुत सर खतरनाक हम है। लंच वगैरह ले जाते हैं वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, पेपर वो भी वाली बहुत जो होती है। खतरनाक होती है। पेपर वाली ठीक है, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, पेपर जब बनता है ना, आप कभी सर्च कीजिएगा, पेपर में आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटीज होती है, आर्सेनिक पेपर, कुछ लोगों को बोला जाता है कि पेपर खाओ मत, कुछ लोग पेपर खाते हैं ना, पेज फाड़ के नोटबुक और हाँ, चलते रहते हैं, यस सर। इसको जब साफ करते हैं और पेपर को बनाते हैं तो आर्सेनिक एक एलिमेंट होता है जो पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत अमाउंट में जाए कोई बात नहीं, अगर आप मतलब महीने में 2 महीने में अगर छोटा सा टुकड़ा फाड़ के खा रहे हैं तो चलो ठीक ही है, लेकिन कुछ हैवी मेटल्स भी होती हैं इसमें, इसलिए ये खतरनाक है, दैट इज नॉट गुड। इसके प्रोसेसिंग में कुछ एलिमेंट डाले जाते हैं, बट एटलीस्ट इतना खतरनाक नहीं है कि आप सिर्फ उसके ऊपर कुछ रोटी वगैरह रख रहे हो तो वो खतरनाक नहीं है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको यूज ही इस तरह से कर रहे हो कि आप पूरा पेपर ही खा रहे हो, वो गलत है, ठीक है, तो आप खाना रख के खा 2 रहे हो, महीने में 4 ऐसा रजिस्टर पागलपन खत्म। नहीं किया सर। खाना रख सर के यहाँ खा तो रहे हो, कुछ भी कोई दिक्कत गर्म नहीं। करना हो तो एल्यूमिनियम फॉइल में ही लपेटते हैं। वो सबसे गलत है, एल्युमिनियम फॉइल जो है सबसे खतरनाक है, याद रख लेना। इसकी बजाय सुनिए, कपड़े में लपेटिए, वो धुल भी जाता है, सूती कपड़ा लीजिए, उसको धो भी सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। एल्युमिनियम फॉइल में मत लपेटिए। जितने भी स्टूडेंट प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स यूज करते हैं वो भी बहुत खतरनाक है सेहत के लिए। प्लास्टिक के सर हम टिफिन टिफिन बॉक्स ही यूज नहीं करते। देखिए, प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज करने के लिए आपका खाना कपड़े में होना चाहिए या फिर स्टील के बॉक्सेस हो जिसके अंदर आप सब्जी सर मैं वगैरह तो डालें। सब्जी भी टिफिन में ले जाता हूँ लोहे के। स्टील के बॉक्स हो जिसमें टिफिन मतलब उसके प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर स्टील के बॉक्स हो जिसके अंदर सब्जी हो, लेकिन प्लास्टिक में गर्म चीज नहीं रखनी, सबसे ज्यादा खतरनाक है। इवन प्लास्टिक 2 तरह का आता है, एक आता है ईटेबल प्लास्टिक, फूड ग्रेड जिसको बोलते हैं, तो उसमें ज्यादा खतरा नहीं होता, बट खतरा तो है, ज्यादा नहीं है बट है, उसको भी गर्म खाना सबसे गलत है, समझ गए सर तो केमिस्ट्री लैब में जो मतलब होते हैं apparatus, वो स्टेनलेस स्टील के क्यों नहीं बनाते? वो भी तो रिएक्टिव नहीं है स्टेनलेस स्टील ना, उन किसने पे कहा रिएक्टिव नहीं है बेटा, स्टेनलेस स्टील कोरोजन रिएक्टिव तो होता ही नहीं है सर उस पे। कंटेमिनेशन होता है, स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता जल्दी से, वो खराब नहीं होता, इसलिए उसको यूज किया जाता है बर्तनों में, लेकिन कंटेमिनेशन तो डालेगा, वो केमिकल डाल के देखो उसमें। स्टेनलेस स्टील का बताऊं एक, रहने दो यार, ज्यादा हो जाएगा, बता दो सर। सर बता दो सर, बता दो। चलो बता देता हूँ। गैलियम है ना, गैलियम, गैलियम यस सर। यस सर, सुना है मेटल को उसके बारे में। स्टेनलेस स्टील के ऊपर डाल दो, गैलियम मेटल स्टेनलेस स्टील को गला देती है, खत्म। यस सर, पर इसका अगर एक हम वीडियो देखा था मैंने। पर अगर हम इसे अपने हैंड पे डालेंगे तो कुछ नहीं होता है ना। सर मैंने तो देखा था सुनिए, मरकरी के हाथ पर मरकरी में डालने से स्टेनलेस स्टील डाल दो जी तो पहाड़ बन जाता था। हाथ पर amalgam डालने का। से पिघल जाती है वो, हाँ, HNO3 से वो भी। टेम्परेचर की वजह से। स्टील में HNO3 भी स्टील के ऊपर डाल दोगे तब भी स्टील का बैंड बच जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, वो भी खत्म कर देता है। तो उसके बर्तन में HNO3 रखोगे या उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर HNO3 डालोगे तो खत्म हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है, समझ गए। कंटेमिनेशन उसमें भी होता है, इसलिए कांच ही सबसे बढ़िया, वो रिएक्शन नहीं करता जी, अनरिएक्टिव होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है कांच में ज्यादातर जो कि नॉन रिएक्टिव है, इसलिए ऐसा कहता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी, हाईली क्रूसिबल चीजें बनाई जाती हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी नॉन रिएक्टिव रहती है। खैर वो कभी फिर बात करेंगे, काम की चीजें करते हैं आज, है ना। आगे देखिए,
इन डिह्यूमिडिटाइजर ह्यूमिडिटी कैल्शियम क्लोराइड, देखो क्या होता है पता है, ये पानी को अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, वाटर को, तो ये ह्यूमिडिटी को आसानी से अलग कर सकता है। सिलिका जेल भी ऐसा कर सकती है, कॉमनली यूज जो है ह्यूमिडिटी, ये एब्जॉर्ब करते हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, कलर वाले मेटल को रिमूव करने के लिए भी ऐसा कहता है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस भी यूज होता है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस का मतलब है भाई एक चीज सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैस है। अगर फेस अलग अलग है या कोई सारी गैसेस हैं लेकिन कैटलिस्ट हमारा सॉलिड है तो भी हेट्रोजेनस हो गया। समझ में आ गया? हेट्रो मतलब डिफरेंट फेस। यस सर। यस सर। यानी हम अगर निकल के साथ प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसी और एटम में तो वो हेट्रोजेनस ही है। होमोजेनस का मतलब होता है सारे एक फेस में होंगे, सब गैस, सब लिक्विड या सब सॉलिड। आगे देखिए रिफाइनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए भी सिलिका जेल को यूज किया जाता है एडसोर्बेंट के बेस पर। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी में भी यूज एडसोर्बेंट की तरह यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है चीजों को अलग करने की, जैसे यहाँ ऊपर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है, दो चीजों को सेपरेट करने के लिए सिलिका जेल को यूज करते हैं, ठीक है। सर रंगों को सेपरेट करते रहते हैं ना क्या बेटा? सर जिसमें रंग सेपरेट हो जाते हैं ना, अलग अलग एक एक लेयर बन जाती है रंगों की, वो बात हाँ वही यस यस राइट यस वैसा ही है, ठीक है। क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए भी कुछ गैसेस को रिमूव करने के लिए हम एडसॉर्प्शन यूज करते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल डाल दो जो गैसेस को रिमूव कर ले ताकि पूरा 100% वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ठीक है। और एडसॉर्प्शन इंडिकेटर भी होते हैं भाई कुछ, और इनफ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है एक, मेटलर्जी के अंदर आती है, ठीक है। इसके थ्रू कुछ चीजों को अलग करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में भी यूज होता है भाई ये वाला सोडियम जियोलाइट, एल्यूमिनियम और यस सर। ठीक है। तो ये सीधी रिएक्शन याद कर सकते हैं, दैट इज द यूजेस हैं इसके। कैटालिसिस क्या होता है? कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है भाई? यस सर। स्लो करते हैं रिएक्शन को या बढ़ाता है या घटाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, डिपेंड करता है हमने कैसा कैटलिस्ट डाला है, और बिना इम्पैक्ट डाले यानी खुद वो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, दैट इज कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट अब क्या होता है भाई? जो सेम फेस जिसका नजर आता है, मतलब सारे गैस होने चाहिए। देखो SO2 गैस है, O2 गैस है, SO3 गैस है, और यहाँ पर ये भी गैस है। होमोजेनस सेम फेस, सीधी सी बात है ना, सेम फेस। हेट्रोजेनस क्या होता है? डिफरेंट फेस होगा हेट्रोजेनस में, डिफरेंट फेस। जैसे ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन प्लेटिनम सॉलिड है। क्लियर है बेटा? यस सर। सारे एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। वेजिटेबल घी ऑयल को कैसे वेजिटेबल घी बनाते हैं, ऑयल में हाइड्रोजनेशन करके निकल की प्रेजेंस में, ये भी करेगा। टाइप ऑफ कैटलिस्ट, तो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, जैसे कि SO2 और O2 में प्लेटिनम डालने पर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, SO3 का रेट बढ़ जाएगा। N2H2 में आयरन डालने पर ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अमोनिया का रेट बढ़ जाएगा। ये हैबर प्रोसेस है, दोनों रिएक्शन याद कर लेना। और ये H2SO4 बनाने की प्रोसेस है। नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट को घटा देते हैं, सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द रेट। तो यहाँ देखिए सर इन्हें प्रमोटर और पॉइजन भी कहते हैं ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट, हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव को हाँ प्रमोटर, नहीं प्रमोटर जो होता है ना, पॉजिटिव को प्रमोटर, पॉजिटिव को प्रमोटर, नेगेटिव को पॉइजन। नहीं वो अलग होते हैं। रुक जाओ सुनिए, नेगेटिव को हम कह सकते हैं पॉइजन, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव को प्रमोटर नहीं कहते। प्रमोटर इन दोनों से अलग होता है। प्रमोटर क्या होता है? वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में काम करता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन खुद अकेला कुछ नहीं करता। समझ गए? अकेला कुछ नहीं करेगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में काम करेगा, दैट इज प्रमोटर। इसको ऐसे समझ लो जैसे जज होता है, पुलिस जब केस लेके जाती है जज के पास तभी वो केस की सुनवाई करता है वकील की प्रेजेंस में। अगर वकील नहीं है तो जज केस को सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा वकील लेके आओ, आई डोंट वांट टू हियर, बात ही खत्म। बिना एडवोकेट के आप नहीं सुन सकते, मतलब सुनवाई नहीं होगी आपकी केस की। भले जज को सब पता हो किसने अपराध किया क्या किया, लेकिन वो बिना एडवोकेट के नहीं सुनेगा। तो लाइक दैट प्रमोटर क्या होते हैं? वो प्रमोटर जो है वो बिना कैटलिस्ट के काम नहीं करेगा। कैटलिस्ट को वकील मान लीजिए, बिना कैटलिस्ट के प्रमोटर काम नहीं करेगा, यानी जज काम नहीं करेगा। समझ गए? लेकिन प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, मतलब अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को ज्यादा कर देगा, कैटलिस्ट अच्छा बन जाए। यानी कैटलिस्ट का हेल्पर है, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन कैटलिस्ट जिस तरह से एक्टिविटी करता है ना, मान लीजिए मुझे 10 किलो वजन उठाना है, आप मेरे साथ हो, आप में से कोई एक स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करते हो कि एक साइड से मैं पकड़ लेता हूँ, एक साइड से आप, 10 किलो वजन उठ गया।
आसानी से दोनों की हेल्प होगी। लेकिन सपोज आप अकेले हो, भाई काम तो मेरा था, आपको पता ही नहीं क्या करना, आप क्यों 10 किलो वजन उठा रहे होगे अकेले? इज दिस द नीड ऑफ योर्स? नहीं है ना, समझ गए? नो सर। तो यानी प्रमोटर अकेला काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो कैटलिस्ट के साथ काम करेगा। अगर मैं हूं, मुझे 10 किलो वजन उठाना है और कहीं लेके जाना, तो मैं बोलूंगा कि ये मुझे हेल्प चाहिए, तो प्रमोटर मेरी हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं उसको कुछ बोल ही नहीं रहा, कैटलिस्ट है ही नहीं, मैं वहां पर नहीं हूं, तो आप क्या ऐसे ही धक्के से कोई चीजें उठा के इधर उधर फेंकोगे क्या? नो सर। बस वही काम प्रमोटर वैसा ही है, समझ गए? तो प्रमोटर को हम कैटलिस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, ये ध्यान रखो, वो कैटलिस्ट को प्रमोट करता है। तो यहाँ देखिए H3PO4 ग्लिसरॉल नेगेटिव कैटलिस्ट है ये दोनों। तो ये क्या करते हैं भाई, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं, धीरे धीरे करते हैं ऐसा। ठीक है, मुझे क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1% इथाइल अल्कोहल भी नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। क्यों डाले जाते हैं ये? क्योंकि कई बार प्रोसेस ना बहुत विग्रस होती है, बहुत जल्दी हो रही है, ब्लास्ट हो जाते हैं, धड़म धड़म धमाके, इसलिए सर जैसे H2O2 वाले सर, उसको धीरे करने के लिए हम कैटलिस्ट के साथ में नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं उस रिएक्शन में, ठीक है, यानी कि वो उसको धीरे करते हैं, तेज नहीं धीरे। ऑटो कैटालाइसिस, अब देखिए भाई अपने आप कई चीजें कैटलिस्ट होती हैं। बिहेव एज ऑटो कैटलाइस्ट दैट रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटो। कई बार वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बन गया, शुरू में थोड़ा सा प्रोडक्ट बन गया, और यही प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, खुद ही कैटलिस्ट है। तो ये अपने आप, इसको ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं, ठीक है, दैट इज ऑटो कैटालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन आर स्लो इन बिगिनिंग बट बाद में वो इंक्रीज हो जाते हैं, ये तो वही मीनिंग ही वही है, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ऑटो कैटालिसिस के, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, ये एस्टर है, वाटर की प्रेजेंस में ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑटो कैटालिसिस है। अब इस रिएक्शन को वो कैटालाइज करेगा और ज्यादा बनेगा ये, ठीक है, प्लस अल्कोहल बनता है। सेम इज KMnO4 के अंदर MnSO4 बनेगा जब उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, और ये ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है। समझ में आ गया होगा भाई। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट भी होता है। इंड्यूस क्या होता है पता है? इंड्यूसर की तरह। सर जब हम खुद प्रोड्यूस हो जाता है, किसी चीज को प्रेरित करना, उत्साहित करना, ठीक है, उसको कहना, उसको कंपेल करना कि कर तू ये, तो वो इंड्यूस्ड कैटालिसिस होते हैं। व्हेन वन रिएक्शन कैटालाइज एन अनदर रिएक्शन देन द फिनोमेना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। एक रिएक्शन कैटालाइज्ड एन अनदर रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है और वो दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज करती है। मतलब मैंने एक रिएक्शन शुरू कर दी और फिर मैंने उसमें दूसरी रिएक्शन के रिएजेंट डाल दिए, तो क्या करेगी, दूसरी रिएक्शन अपने आप कैटालाइज हो रही है उस पहली रिएक्शन की वजह से। इसको बोलते हैं फिनोमेना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। एक ने दूसरी को इंड्यूस किया, प्रेरित किया। प्रमोटर या एक्टिवेटर क्या होते हैं भाई, इसी की बात कर रहा था, प्रमोटर या एक्टिवेटर, ठीक है। सब्सटेंस व्हिच देमसेल्फ नॉट कैटालाइज, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, क्लियर है। जिसको डाउट था वो बोल रहा था कि इसको पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया होगा बेटा, यस है ना, ध्यान रखिएगा। बट इट्स प्रेजेंस कैन इंक्रीज द कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस इंक्रीज कर देती है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। जैसे यहाँ पर मोलिब्डेनम अमोनिया की प्रोसेस में मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होता है। मोलिब्डेनम अकेला यूज करोगे और आयरन यूज नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन ही नहीं होने वाली, ठीक है। तो मोलिब्डेनम को आयरन के बिना यूज नहीं कर सकते। वेजिटेबल ऑयल के अंदर हम यहाँ पर कॉपर को प्रमोटर की तरह यूज करते हैं। निकल की प्रेजेंस में अगर कॉपर भी है तो हमारी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। सेम एज इट इज यहाँ जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्रमोटर की तरह यूज होता है। दैट्स इट। आगे देखिए भाई, कैटालिटिक पॉइजंस, एंटी कैटालिसिस, कैटालिसिस इनहिबिटर होते हैं भाई, जो रोकने वाले हैं उनको पॉइजंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। कैटालिटिक पॉइजन एंटी कैटालिसिस वो बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिसिस भी बोल सकते हैं इसको, है ना, या इनहिबिटर, ये है वो नेगेटिव वाले। यहाँ पर नेगेटिव वाले स्लो कर देते हैं या रेट को रोक ही देते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं कैटालिसिस को। कैटालिटिक पॉइजंस, इसलिए उनको पॉइजन या एंटी या फिर कैटालिसिस इनहिबिटर बोलते हैं, या नेगेटिव कैटालिस्ट बोल सकते हैं, बात वही, इसको बोल सकते हैं। सब्सटेंस देमसेल्फ नहीं, ये भी वो नहीं है, इसको भी नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है देमसेल्फ नॉट कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट बट हुज प्रेजेंस डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। प्रमोटर का उल्टा है, नेगेटिव कैटालिस्ट अलग होते हैं, प्रमोटर का उल्टा होता है ये वाला, एंटी या इनहिबिटर पॉइजन की तरह वर्क करता है सर, उसको डिक्रीज करता है उसको। हाँ, वो डिक्रीज करेगा बस, है ना। ये कैटालिटिक पॉइजन है,
यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। याद करने का तरीका इसका बहुत आसान है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए भी पॉइजन होती है और ये भी पॉइजन, या H2S भी यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, ये भी पॉइजन की तरह काम करता है SO2 वाले में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो BaSO4 पॉइजन कैटलिस्ट, ये भी पॉइजन रोजनबाउंड रिएक्शन में ये यूज होता है कैटलिस्ट की मतलब पॉइजन कैटलिस्ट, इसको भी यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। एक्सेप्शंस, एग्जांपल दे रहे हैं, एक्सेप्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मोर अमाउंट कैटलाइज इज रिक्वायर्ड, ज्यादा अमाउंट में। जनरली कैटलिस्ट जो है वो कम अमाउंट में यूज होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में ज्यादा चाहिए। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है भाई, सीधी सी बात है, देखिए निकल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन चिपक जाएगा, उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पर चिपका हुआ, इनका अंदर वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, CH2 आएगा, ये देखिए, बस इसको याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा जितने भी इसने प्रोसेस दिए हैं, ठीक है। CH2 आएगा, डायरेक्ट इसके साथ चिपक गया। अब ये इसके साथ चिपकने के बाद नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पर CH3 बनेगा, ये अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है सबको? यस ये थ्योरी है, सिर्फ एक एग्जांपल में निकल आया, निकल ने हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक कर दिया, जिसकी वजह से वो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ सकता है आसानी से, ठीक है। आगे देखिए फैक्टर सपोर्टिंग थ्योरी, ये थ्योरी को कौन से फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, बकवास है। सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक रिएक्शन है भाई, ये अमोनिया की रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। और इसके बाद में ओसवाल्ड प्रोसेस है, ये भी ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर NHNO3 बनाते हैं, तो ये भी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेना। SO3 के थ्रू हम H2SO4 बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड से, ठीक है। या अलग अलग इन्होंने यहाँ पर सारे कैटलिस्ट के नाम दे रहे हैं, कौन सा क्या करता है। और डेकन प्रोसेस है, इसमें हम क्लोरीन गैस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ तो क्लोरीन बन रही है, ये हाइड्रोजन कैसे बना रहा है, हाइड्रोजन थी H2, प्रोसेस चेक करना है सही, क्या पता H2 लिखना चाहता हूँ, देखना कि ये सही लिखी हुई है कि नहीं, चेक कर लेना। पोस्ट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का प्रोसेस होता है, ये सही है, वहाँ क्लोरीन होना चाहिए था, ठीक है। SO फिर सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल के सिंथेसिस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये तो छोटी छोटी रिएक्शन है, आप 2-4 रिएक्शन याद कर लीजिएगा, बाद में ज्यादा कर सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल स्टेट क्या होती है, डिस्पर्स फेस क्या होता है। अब यहाँ पर हम सीधा इसके डिफरेंसेस दिए होंगे, मैं डिफरेंसेस ही आपको डायरेक्टली बताऊंगा। सर क्वेश्चन कब करवाओ, देखिए ये रहा, नहीं ये नहीं है, देखिए कोलोइडल स्टेट, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होती है। साइज क्या होता है, 1 to 100 नैनोमीटर, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ 1 से, देखिए 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर साइज है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, अगर 1000 से ऊपर है तो सस्पेंशन, 1000 से 1 से नीचे है तो ट्रू। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्स फेस जिसमें वो फैलता है, जैसे पानी, पानी के अंदर मैंने स्टार्च घोल दिया तो स्टार्च वहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा, पानी में स्टार्च, ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्पर्स फेस। डिस्पर्सन सॉरी वो स्टार्च होगा डिस्पर्स फेस, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, मीडियम होगा वाटर, वाटर जो है। यस सर। ठीक है, फेस विद डिस्पर्स, तो डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ से आपको ये सीधा पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, तो मीडियम वही पानी जिसमें हम घोलेंगे, है ना, उनसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो गोल्ड का भी कोलोइडल सोल बन सकता है, गोल्ड डिस्पर्शन मीडियम एंड वाटर डिस्पर्शन मीडियम, ये डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम है। पानी में गोल्ड को घोला जा सकता है लेकिन वो घोलेगा थोड़ा कम। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑफ कोलोइडल, कोलोइडल में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन से होते हैं, हेटेरोजेनस सिस्टम होता है डेफिनेटली, ये याद रखना है, होमोजेनस नहीं होता, देखने में सेम लग सकता है बट हेटेरोजेनस होता है। इसमें बैटरी मार के देखोगे तो पार्टिकल अलग से दिखेंगे, ठीक है, जैसे हमारे सस्पेंशन में दिखते हैं ना, पानी में मिट्टी घोल दो, कुछ देर रहेगी बाद में नीचे बैठ जाएगी, वो होती है सस्पेंशन। बहुत बड़ा साइज है पार्टिकल का, नहीं घुलेगा सस्पेंशन। लेकिन कोलोइडल का साइज इतना थोड़ा कम होता है तो ये आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये इतना आसानी से भी नहीं घुलते हैं जैसे चीनी घुलती है। चीनी तो ट्रू सॉल्यूशन है पानी में, कोलोइडल जो है वो थोड़े से ट्रू नहीं है। बैटरी लगाओगे पानी में अंधेरे में तो उसमें पार्टिकल साइज आपको दिखेगा कोलोइडल, जैसे दूध में क्या बोलते हैं उसको, मलाई या मलाई, घी घुला होता है, तो घी जो है वो घुला होता है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो ये थोड़े वीक होते हैं, आसानी से इन्हें अलग किया जा सकता है पर इतना भी आसानी से नहीं, बनाया भी जा सकता बट इतना आसानी से भी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर कैसे बनाते हैं, पीएच चेंज करके अलग कर सकते हैं। बहुत सारे, बिल्कुल। तो डिस्पर्स फेस है, ये हेटेरोजेनस होता है, याद रख लेना भाई, दिस वन इज हेटेरोजेनस। कोलोइडल हमेशा सारे के सारे हेटेरोजेनस होते हैं, होमोजेनस मत बोल देना इसमें।
आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स की भाई। तो ये जो एक टेबल है ये याद रख लो, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, ये मीडियम है, सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व करते हैं, सॉलिड सॉल्व बनता है, सॉलिड में लिक्विड, मीडियम लिक्विड है, तो नॉर्मल चीज है। लेकिन यहाँ पर पेंट है, जैसे सेल फ्लूइड है, ये क्या है, पेंट और सेल फ्लूइड, ये हमारे लिक्विड में सॉलिड घुले हुए, ठीक है। इनके एग्जांपल है सम कलर्ड गैसेस, ये एग्जांपल जरूर याद होने चाहिए। सॉलिड में गैस के अंदर सॉलिड घुला हुआ, एरोसोल, आपने देखा होगा स्मोक या डस्ट जो होती है वो गैस में घुल जाती है, डस्ट नीचे भी बैठ जाती है, लेकिन बहुत बारीक डस्ट तो ना हमेशा कमरे में घूमती रहती है। पूरे कमरे को अच्छी तरह से बंद कर दो, बिल्कुल बंद, ठीक है, एयर टाइट, कुछ भी अंदर ना जा सके, दरवाजों के नीचे भी कुछ ना कुछ फंसा दो, चारों तरफ से टाइट सील कर दो। 10 दिन बाद में उस कमरे में जाएंगे, अगर उस पर कुछ बेड वेड डला हुआ है, उस बेड पर हाथ लगा के देखेंगे तो मिट्टी की डस्ट फिर भी आ जाएगी, भले आपने साफ करके फिर उसको सील किया हो। यानी हवा में मिट्टी हमेशा घूमती रहती है, डस्टिंग करनी पड़ती है, वो यही है। स्मोक या डस्ट जो है वो एरोसोल, गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल मिट्टी के घुले हुए हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो इसकी फीलिंग जरूर लेना। फिर उसके बाद भाई सॉलिड में ये चीज के अंदर क्या होता है, सॉलिड है चीज, उसमें पानी घुला होता है चीज में, पता है, लिक्विड, यस सर, है ना। इमल्शन, मिल्क, हेयर क्रीम, ये इमल्शंस होती है, लिक्विड में लिक्विड घोलते हैं, अच्छे से नहीं घुले तो इमल्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर अगर लिक्विड डिसॉल्व करते हैं, गैस में लिक्विड कैसे, जैसे आपने फोग, मिस्ट, ये देखा है ना, फोग, यस सर, धुंध, उसमें पानी घुला होता है, गैस में पानी घुल गया, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो थोड़ी सी धूप निकलते ही नीचे बैठ जाएगा, मतलब उसको वापस सेपरेट करना भी बहुत आसान है। क्लियर है बेटा? यस यस सर। ठीक है, हेयर क्रीम वगैरह ये दे रखी है। आगे देखिए, प्यूमाई स्टोन गैस, ये सॉलिड के अंदर कोई गैस घुली होती है तो प्यूमाई स्टोन होता है, एक फॉर्म रबड़ होता है, इनके अंदर ऐसा होता है। प्यूमाई स्टोन को सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्या चीज है, ठीक है, नेट पे मिल जाएगा आपको। फोम, गैस, लिक्विड के अंदर अगर कोई गैस घुल जाए लिक्विड में तो उससे फोम बनती है, जैसे फ्रोथ, झाग जिसे बोलते हैं, ठीक है, और वाइप्ड क्रीम है, सोप, लेदर है, ये सब चीजें बनती है। Solution of gas in gas is not colloidal system because it is homogeneous mixture। एक और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, गैस में गैस को डिसॉल्व करें तो होमोजेनस मिक्सचर बनता है और वो हेट्रोजीनस नहीं होता, और हमारा सोल जो ये कोलॉइडल होता है वो हमेशा हेट्रोजीनस होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर, यस सर। अब देखिए, ये जो कोलॉइडल है ये 2 तरह के होते हैं, बेसिस ऑफ इंटरेक्शन के बेस पर। वैसे तो इन्होंने यहाँ पहले 8 तरह के बांट दिए, 9 नहीं बांटे, 8, फिर उसके बाद में 8 सिस्टम, डिवाइडेड इनटू 8 सिस्टम। उसके बाद में इसको 2 तरह के सिस्टम में बांटा है इसने, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज के बेस पे। लायोफिलिक, लायोफिलिक क्या होता है, पानी को लाइक करने वाले, लिक्विड लविंग, इंट्रिंसिक सॉलिड कोलॉइड, इंट्रिंसिक अंदरूनी, उसमें वो आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं, यानी दोनों पार्टिकल पानी में अच्छे से घुल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, पानी में आप ग्लू डिसॉल्व कर सकते हैं, जिलेटिन, ये प्रोटीन होता है, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, एग एल्बुमिन, रबड़ प्लांट में जो रबड़ निकलता है वो पानी में डिसॉल्व होता है और आसानी से डिसॉल्व होते हैं। लायोफिलिक, इनको बनाना बहुत आसान है, पानी में घोल दो, स्टायर कर दो, बन गया। क्लियर है? क्योंकि ये वाटर को लाइक करते हैं। समझ में आ गया भाई? यस सर, ग्रेट एफिनिटी टू द डिस्पर्शन मीडियम को इसको लायोफिलिक बोलते हैं। अब लायोफोबिक भी होते हैं, फोबिया मतलब डर, जो पानी से डरते हैं। सोलवेंट हेटिंग, सोलवेंट से ही हेट करते हैं। एक्सट्रिंसिक कोलॉइडल, इनको एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, ठीक है, वो इंट्रिंसिक है, अंदरूनी इनकी एक्सट्रैक्शंस है, तो इसको बनाने के लिए हम अंदरूनी एक्सट्रैक्शंस को, अंदरूनी अट्रैक्शंस को यूज नहीं कर सकते, बल्कि बाहरी अट्रैक्शंस यूज होती है, ठीक है। तो इनके बीच में सीधा सीधा तो नहीं बनाए जा सकते। सच सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिफिकल्टी ओनली बाय स्पेशल मेथड, इनको आसानी से बनाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल मेथड से बनते हैं। दीस सोल्स आर रैपिडली प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेट बन के सॉलिड बन के बाहर आ जाते हैं। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर थोड़ा सा नमक डाल दो तो सीधा बाहर आ जाता है। जैसे मैं कहूं कि पानी में आप डिसॉल्व कर दो घी, नहीं हो सकता है ना, लेकिन नहीं हुआ। दूध में तो घी डिसॉल्व होता है भाई, दही में भी घुला हुआ होता है, तो दही को मथते हैं ना, अगर आपको पता है दही को जब मथा जाता है और उसमें से मक्खन निकाला जाता है तो थोड़े से अमाउंट में नमक भी डाला जाता है। ये हमारे बुजुर्ग नानी वगैरह, दादी वगैरह जानते होंगे, आप अपने मम्मी से पूछेगा कि हमारे नानी दादी मक्खन में क्या नमक भी डालते थे? सर मम्मी भी जानती होगी, है ना, मम्मी भी जानते होंगे शायद, डेफिनेटली। तो नमक किस लिए डाला जाता है? थोड़े से अमाउंट में
कोएगुलेशन के लिए, क्योंकि पानी में घी जल्दी से नहीं घुल सकता, और हमें पता है छाछ जो लस्सी बनाई जाती है दही से, उसके अंदर भी पानी है बहुत सारे अमाउंट में, और उसमें घी घुला हुआ है, मक्खन घुला हुआ है, तो थोड़ा सा नमक डालने पर जल्दी से कोएगुलेट हो जाता है। दैट इज द रीजन कि इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये पानी को लाइक नहीं करते भाई, फैट पानी को बिल्कुल लाइक नहीं करता। समझ में आ गया? सर क्वेश्चन करें टाइम जी। सर क्वेश्चन करवा दो सर। क्वेश्चन करवा मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। देखिए भाई, फिलिक वाला ज्यादा स्टेबल है फोबिक से, जो डरता है। अब यहाँ पर इन्होंने इनके ना डिफरेंस दे रखे हैं, तो मैंने मोटा मोटा आपको दिया, बता डिफरेंस अब आप खुद याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर मल्टी मोलिक्यूलर भी एक कोलोइड होता है, एक मैक्रो मोलिक्यूलर होता है, इनकी डेफिनेशन याद सर एक करें। बार मिसल फॉर्मेशन और करा देना बस। एसोसिएटेड, ठीक है बेटा, मिसल फॉर्मेशन करवा दूंगा। एसोसिएटेड भी होता है, और इसी में पॉजिटिव सोल भी होता है, नेगेटिव सोल भी होता है। पॉजिटिव मतलब ये इस तरह के सोल, आप एग्जांपल याद कर लेना, बस सीधी बात है, कुछ ना समझ में आए कोई चक्कर नहीं, जस्ट एग्जांपल। अब मिसल के बारे में सुनिए भाई, मिसल क्या होती है? पानी का जो आप लोगों ने क्लीनिंग एक्शन देखा होगा सोप का, वो उसको मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। C17 H35 COO नेगेटिव Na, ये होता है साबुन, ठीक है। अगर यहाँ पर Na लगा हुआ है तो ये कपड़े धोने वाला है, अगर यहाँ पर पोटेशियम लगा हुआ है पॉजिटिव तो ये नहाने वाला है। क्लियर है? Yes. से साबुन का साबुन में 17 कार्बन की चेन है, 17 कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, 17 कार्बन 17 ऐसे लगे हुए हैं। अब ये चेन क्या होती है? ये वाटर हाइड्रोफोबिक एंड होता है, पानी से डरने वाला। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये तो वाटर लाइकिंग होता है, हाइड्रोफिलिक, ये लाइक करता है पानी को और ये डरता है पानी से, सीधी सी है ना। तो इसकी वजह से जो पानी को एंड जो डरता है, जब हम अपनी कपड़ों पर साबुन लगाते हैं साफ करने के लिए, तो जो डरने वाला एंड है पानी से, वो हमारे कपड़ों पर चिपक जाता है। कपड़ों पर चिपकेगा तो जब, और दूसरा वाला एंड पानी के साथ चिपक गया। अब हम पानी और डाल रहे हैं कपड़ों पे साबुन लगाने के बाद, तो पानी क्या करेगा? इस नेगेटिव एंड से जहां पानी चिपका हुआ है, वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो पानी बार बार डालने से ये पानी उसको खींचेगा, हाइड्रोफोबिक एंड को। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो कपड़े से जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? वो उसके संग चला जाएगा, कपड़े को खींच के ले जाए, या तो कपड़े को कमजोर कर देगा, क्योंकि कपड़ा भी कमजोर होता है धोने से, याद रख लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कपड़े धोना बंद कर दो, ठीक है। दूसरा, उसके साथ जो डस्ट है, मिट्टी है, ग्रीस है, जिसको ये लाइक करता है, ये उसको भी साथ में उठा के ले जाएगा। इसी को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो ये अकेला नहीं ऐसा करता, दिस इज नॉट द अलोन। होता क्या है, यहाँ देखिए, ये जो ऐसे ऐसे जिगजैग लाइनें दिखा रखी है, ये कार्बन की चेन है। और ये नेगेटिव एंड देखिए, ये नेगेटिव एंड पानी से जुड़ा होता है, दिख रहा है सबको? यस सर। प्रोवाइड करना। तो देखिए, ये नेगेटिव एंड पानी से, ये पानी के साथ जुड़ा होता है नेगेटिव एंड, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड है, और ये जो एंड है वो हाइड्रोफोबिक एंड है। तो इसके साथ ये क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है, किसको? डस्ट को, मिट्टी को चारों तरफ से घेर लेता है। और ये इसने ऐसा बना लिया, और पानी जब हम डालेंगे तो ये भाई साहब तो पानी से डरेगा, तो ये तो चारों तरफ मिट्टी से घिरा हुआ है, ठीक है, या डस्ट से, या ग्रीस से, या ऑयल से, जो भी शर्ट पर पैंट पर जो लगा था। और चारों तरफ नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, पानी ने लेयर बना रखी है, तो एक बॉल बन जाती है इस तरह से, और इसी बॉल को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। यस, क्लियर है ये? यस सर। ये होती है मिसल फॉर्मेशन। इसी को मिसल फॉर्मेशन या आयनिक मिसल भी इसको बोलते हैं, और इसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी होती है, ठीक है। सर पोटाश सोडा, मतलब सोडा होता है क्या? उसकी क्या होता है बेटा? सॉरी, मुझे समझना ही नहीं दिया, दोबारा बोलिए। वॉशिंग सोडा जो होता है वो वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो वो अलग हार्डनेस, process है, वो अलग चीज है। वाटर में हार्डनेस कहाँ से आ गई सर? वो तो मतलब वाटर की हार्डनेस देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर इनके क्लोराइड, सल्फाइड या बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस देता है, और कैल्शियम का क्लोराइड और सल्फाइड जो है वो परमानेंट हार्डनेस देते हैं। उनको अलग करने की अलग प्रोसेस है। तो टेम्परेरी हार्डनेस सोडियम कार्बोनेट से अलग की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? कैल्शियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ताकि हमारा साबुन का ये जो नेगेटिव एंड है ना, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम से जुड़ जाता है। देखो हार्डनेस कैसे आती है, अगर पानी में कैल्शियम का क्लोराइड है तो क्लोरीन तो पानी में घुल गया, ये तो निकल गया, बचा क्या? 2 पॉजिटिव बचा कैल्शियम का। अब ये कैल्शियम का 2 पॉजिटिव एक इससे जोड़ लेगा और इसे जोड़ लेगा। अब ये दोनों जुड़ गए,
ये दोनों जुड़ गए और ये क्या करता है, ये सॉलिड बनाता है, नीचे बैठ जाएगा ये नीचे बैठ गया। तो ये जो मैल है, जो इसने डस्ट को उठाया था, ये डस्ट भी नीचे बैठ गई इसके साथ। इस नीचे बोले तो फर्श पे थोड़ा बैठेगी, जिस कपड़े पे बैठा है वही बैठेगा। हमने तो कपड़े को साफ करने के लिए साबुन लगाया था, लेकिन साबुन मैल के साथ साबुन भी कपड़े के ऊपर बैठ गया क्योंकि कैल्शियम उसके साथ बैठ गया। इसको बोलते हैं स्कम फॉर्मेशन, स्कम। तो ये कपड़े के अंदर घुस जाएगा। बहुत सारा पानी यूज करेंगे तब जाके ये निकलेगा। इतना पानी बर्बाद हो जाएगा कि कपड़ा साफ होने पर भी नहीं साफ होगा। समझ गए? ये हार्डनेस का मतलब है कि पानी में कपड़ा साफ नहीं होता क्योंकि वो साबुन को खराब कर देता है। दैट इज हार्डनेस। पानी की हार्डनेस और साबुन को, और कैल्शियम और मैग्नीशियम है दोनों। अगर वाटर में, आपके ड्रिंकिंग वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम है तो उसको हार्ड वाटर बोलेंगे, उसमें कपड़े साफ नहीं होंगे अच्छे से। परसेंटेज कितना? 100% अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, साबुन लगाओगे पानी में और सारा का सारा साबुन सॉलिड फॉर्म में कपड़े के ऊपर जम जाएगा, सारा जम जाएगा, कुछ नहीं बाहर निकलेगा। कपड़ा खराब हो जाएगा। समझ लो आप खराब कर रहे हो। 100% गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। जनरली ये 10% होता है, तो 10% साबुन हमारा खराब हो जाता है, बाकी का साबुन इसको साफ करने का काम करता है। तो इसलिए कुल मिला के बचत हो जाती है। तो हमारे घरों में भी साबुन ऐसा खराब होता है। आप लोगों ने वॉशरूम में, बाथरूम के अंदर जो जहां से पानी नीचे जाता है जाली से, ठीक है, सीवर में चला जाता है, उस जाली के ऊपर सफेद सफेद रंग का झाग सा, मतलब सॉलिड सा देखा होगा, है ना? उस कम होता है, वही होता है ये। कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके साथ जुड़ा होता है। हमारे सभी घरों में जो भी पानी आता है वो मिक्स आता है, प्योर नहीं आता। तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते ही होते हैं और वो हार्ड वाटर होता है। तो वो उसको, उसकी वजह से हमें साबुन ज्यादा लगाना पड़ता है, पहला। दूसरा, पानी भी बहुत ज्यादा डालना पड़ता है बॉडी पर, ताकि बॉडी अच्छे से साफ हो सके या कपड़े अच्छे से साफ हो सके। अगर आप बिल्कुल प्योर पानी से नहाएंगे ना, आपको बहुत, साबुन में झाग भी बहुत अच्छा बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, और साबुन बहुत जल्दी उतर भी जाएगा थोड़े से पानी से। पानी की बहुत कम बचत होगी। लेकिन हमने कभी प्योर पानी से नहाए नहीं, तो हमें कभी पता लगता ही नहीं है, क्योंकि हम बचपन से हैबिचुअल हो चुके हैं। हमें लगता है वो झाग है। डिस्टिल्ड वाटर से नहाएंगे तो पता चला मम्मी पापा हमें धो दे। बेटा, हमारा तो वो देश था जहाँ दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद दिए जाते हैं। दूध से नहाने के, दूध से नहा ना सको लेकिन एक चुल्लू भर थोड़ा सा अपने हथेली में दूध लीजिए, फेस पर लगाइए, रगड़ते रहिए थोड़ी देर। बेस्ट फेशियल है, बेस्ट फेशियल। किसी भी केमिकल को दूर करता है। केमिकल क्या करता है पता है? उसके अंदर, दूध के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे दूध में नेचुरल, जो आपके बॉडी से हार्ड और ब्लैक हेड्स को दूर करते हैं, और चमक भी आती है चेहरे पर, और चिकना भी होता है, वो हाश नहीं होता। दूसरे केमिकल तो स्किन को उखाड़ के ले जाते हैं, वो लाल हो जाती है, बंदर जैसा मुंह बना लेती हैं कई लड़कियां जब वो जाती है ना उसके पास में, ब्यूटी पार्लर के पास, ज्यादा रगड़ रगड़ के उनका शक्ल ऐसे बना देते हैं। आप दूध से साफ कीजिए डेली, बहुत अच्छा होता है। बेसन से साफ कीजिए डेली, बहुत अच्छा होता है। समझ में आया? लेकिन हम लोग तो फैशन में पड़ के, देखिए दूध और बेसन काम की बात बता दी, चुल्लू भर लगेगा, दूध और बेसन चुल्लू भर। लेकिन हम फैशन में पड़ गए, 500, 1000, 2000 का बिल बिठा के आते हैं और वो हमें बंदर जैसा निकाल के दे देते हैं। और उस केमिकल का हमारी स्किन पे क्या असर होता है ये भी लड़कियां कभी समझ नहीं पाती। 25 साल की लड़की अगर केमिकल लगाने लग गई, 5 साल बाद 30 साल की उम्र में बिना केमिकल के उसका फेस देख लोगे ना, वो बुढ़ी नजर आएगी। समझ रहे हो? लड़के बुढ़े नहीं होते जल्दी से, लड़कियां इतना जल्दी बूढ़ी हो जाती है। रीजन, आधे तो केमिकल यूज करती है, बट उनको अच्छा दिखना है, तो इसलिए वो मेम्स भी आपने पढ़े होंगे ना बहुत सारे, कि लड़का देखता है अपनी पत्नी को बिना मेकअप के, वो डर जाता है। मीम सुना था सर वो, ऐसा कुछ सही रियलिटी है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, हम लोग आधुनिकता के चक्कर में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। नेचुरल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी लड़की को कह भी दो कि नेचुरल तू ज्यादा अच्छी लगती है, उसके फिर भी दिमाग में लगता है कि उस लड़की ने मेकअप किया वो मेरे से ज्यादा अच्छा। अरे वो आर्टिफिशियल है बेटा, आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पता। मेकअप हमेशा आर्टिफिशियल, नकली चेहरा, असली चेहरा तो असली है ना। एक नकली फूल हो जो कि बहुत अच्छा दिख रहा हो, और एक असली फूल हो जो थोड़ा मुरझा चुका हो, फिर भी असली के अंदर जो आपको दिखाई देगा और जो उसकी स्मेल होगी और जो नकली की होगी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर ये चीज बच्चे समझते नहीं। आई डोंट नो व्हाई। यंग एज, मेरी बात सुनिएगा, यंग एज लड़कियां अगर सिर्फ बेसन लगाएं, देसी दूध से साफ करें, डेली अपने आप को स्क्रब करें, 1 चुल्लू भर दूध लगता है, ज्यादा नहीं, कच्चा दूध, गर्म किया हुआ नहीं, कच्चा दूध, दूध से फेस को साफ करें। आप लोग 35 प्लस एज तक, 35 साल के बाद भी नॉर्मल और नेचुरल और बहुत अच्छा चेहरा दिखेगा। गारंटी से लिख सकते, कह सकते हैं,
कोई केमिकल यूज मत करना, कोई क्रीम यूज मत करना, बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन कहने के बावजूद भी हम इसको फॉलो नहीं कर पाते, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर इन्होंने ऐसा ही कुछ बना के दिखा रखा है, देखो हाइड्रोफिलिक टेल है जो पानी से डरती है साबुन की, ठीक है। और ये सोडियम सिट्रेट नाम है भाई इसका, C17H35 जो मोलिक्यूल होता है, ये सारी टेल पानी से डरती है और ये वाला हिस्सा पानी को लाइक करता है। और वो इस तरह से ग्रीस को, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझा रखा है, ग्रीस को ऐसे वो चिपका लेंगे। कंडेंसेशन मेथड है, केमिकल मेथड, ये कंडेंसेशन को छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। डिस्पर्शन मेथड है, कोलोइड्स को कैसे बनाया जाता है इसके कुछ मेथड दिखा रखे हैं, पेप्टाइजेशन है, कंडेंसेशन है, डिस्पर्शन है, ठीक है। डायलिसिस से भी बना सकते हैं, इनको मैं नहीं करवा रहा हूँ। फर्दर आता है हेटेरोजेनस कैरेक्टर, क्या है ये? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज हैं। कोलोइड आपको समझ में आ गया, ब्राउनिंग मोमेंट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोलोइड की। ये कोलोइड क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर ये ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, जैसे पानी के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, मैंने आपको बताया था लगातार, ये भी वैसे ही चलते हैं, ठीक है। इसी को ब्राउनिंग मोमेंट बोलते हैं। इनको अलग कैसे कर सकते हैं, एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इनका, इसको भी अभी छोड़ सकते हैं। कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन क्या बोलते हैं, मतलब आप मिनिमम कितना इलेक्ट्रोलाइट डालें, कितना नमक डालें कि दही से घी निकल जाए। हमारी मदर्स, हमारी दादी नानी ये सब करती थी, समझ गए। तो उन्हें भी ये वाला कोलोइडल केमिस्ट्री आती थी और हमें नहीं आती, सोचो हम इसको पढ़ रहे हैं, सर हमें पढ़ना पड़ रहा है। इसी को कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन पावर बोलते हैं, कि कितना मिनिमम डालें कि वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, सॉलिड कोएगुलेट हो जाए, है ना। और इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हार्डी स्क्वीज रूल, एक ये रूल है भाई, हार्डी स्क्वीज रूल, हार्डी स्क्वीज, ये वाला रूल जरूर पढ़ लेना। इसमें वही बता रखा है कि कितना डालना है और उसका साइज कैसे होता है। जो आयन होता है ना, आयन के ऊपर चार्ज भी मायने रखता है। अगर 2 पॉजिटिव आयन वाला चार्ज है, वो थोड़ा सा अमाउंट भी उसको कोएगुलेट कर देगा, उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। लेकिन अगर 1 पॉजिटिव वाला है, वो कम करेगा। यही कुछ रूल दिखा रखा है, साइज भी डिपेंड करता है उसका, है ना। देखिए एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी करेगा, इसकी पावर ज्यादा, बैरियम और सोडियम से, तो ये दिखा रखा है सीधा सीधा। दूसरा रूल, कोएगुलेटिंग पावर जो है वो 20 to 80 टाइम हायर होती है देन मोनोवैलेंट की, बाईवैलेंट वाले की। देखो ये भी एक बढ़िया बात है, बाईवैलेंट वाले की इतनी हायर होती है मोनोवैलेंट से कोएगुलेटिंग पावर। ट्राईवैलेंट इज मैनी टाइम्स मोर देन बाईवैलेंट, और ट्राईवैलेंट की उससे भी ज्यादा, जिसकी वैलेंसी 3 है, यानी एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा होती है, बैरियम की और सोडियम से डबल मतलब 80 गुना हो सकती है लगभग, है ना, ऐसा कुछ बता रहे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, तो भाई कोलोइड को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये नमक डालने पर वापस ना घुल जाए या फिर ये स्टेबल रहे काफी दिनों तक, तो उसके लिए गोल्ड नंबर की डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर क्या होता है, मिनिमम कितना नमक डाला जाए कि गोल्ड का सोल जो है, पर्टिकुलर सोल लेंगे, 10 ml सोल लेंगे, उसका 10% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, तो 10% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 1 ml डालने पर गोल्ड का सोल कितना जल्दी कोएगुलेट होता है, वो होता है गोल्ड नंबर। समझ में आ, मतलब गोल्ड नंबर की बहुत टेढ़ी सी डेफिनेशन है, सीधी नहीं है, बट ये आप रट्टा लगा लो, इसके लिए आपका फायदा रहेगा। मतलब वही है, यूज द प्रोटेक्शन, यूजेस ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन के यूज क्या क्या है, कैसे हैं। मेडिसिन में भी इसको यूज करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को। जितनी भी दवाइयां होती है जो पानी में नहीं घुलती, उनका कोलोइडल बना के पानी में घोला जाता है, ताकि पानी में घुल जाए और फिर हमारा स्टमक में से इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर ले और फिर बॉडी में आए, फिर खून में आए और खून में वो अपना काम कर सके। वरना अगर पानी में घुलेगी नहीं तो वो फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, समझ गए। तो इसलिए मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा यूज है। टैनिंग में यूज करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म में, रबड़ प्लेटिंग में, सीवरेज डिस्पोजल में, ठीक है, स्मोक प्रेसिपिटेटर के अंदर भी यूज होता है। ये सारे यूज दिखा रहे हैं, ठीक है। मिससेलेनियस सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स ऑल, हो गया लेसन। हाँ भाई, क्लियर है सबको? सर इसके क्वेश्चन करा दो जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो था भी हमारा लेसन, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट पर है पहला क्वेश्चन भाई। कंसंट्रेशन पूछ रही है सोडियम की, कंसंट्रेशन, पहला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पर है, तो क्या करवाने की जरूरत है क्या? किसका है? नीट का, जेई का? नीट का है क्या जेई का? भाई ये मेजर टेस्ट है, जेई का ही है। ठीक है बता देना सर, मोलर नीट का करा दो ना। सोडियम की किस तरह पूछ एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये किसका है। नीट का करवा दो सर। ग्रेड सर नीट वालों का करवा दो, जेई वालों का रहने दो। जेई वाला रहने दूं? यस सर, हम कर लेंगे। जेई वाला खुद कर लोगे, नीट वाला करूँ, ये क्या चक्कर है? हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे।
कर लेंगे। सब कर लेंगे फिर भाई मैं कुछ ना सर करवाऊं दोनों क्या? को करवा दो, सही देंगे। सर सर, हमारे मैडम आपके क्वेश्चन करा हाँ। दो। आप दोनों चलो को ठीक है, मैं करवा करवा दो। रहा हूँ फिर मैं अपनी चॉइस के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हाँ। कुछ नहीं सुनते। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। तो देखो, एक तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल के अंदर डिसॉल्व करते हैं लीड, ये भी सर बकवास मोल कॉन्सेप्ट तो आया नहीं था सर। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट टेस्ट मोल में नहीं। कॉन्सेप्ट सर सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में नहीं है, रुकिए मैं ध्यान से पढ़ता फिर हूँ। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में है ना मोल सॉल्यूशन वाले कंसेप्ट। चैप्टर में तो पहले Solution में है शुरुआत सॉल्यूशन में है भाई, हाँ 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 आया। ठीक है, चलो इसका इसने क्या पूछ रहेगा, चलो मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में K2SO4 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है और ये 0.015 मोलैरिटी का है। ठीक है, मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतना है। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं कि ये K2SO4 आपके पास 15 ml है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ 15 ml में अगर 1 लीटर में इतने मोल पूरा, ये वाला पूरा होता है इतने मोल, तो इतने मोल अगर ये पूरा होता है तो K2 कितने मोल होगा, डबल होगा ना, यस सर। क्योंकि K2 है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 0.3 मोल होगा मेरे पास 1 लीटर में, पर लीटर क्या होगा, K2 होगा, इतना मोल होगा K2। और मैं कहूँ कि मुझे 15 ml में चाहिए, तो 1 लीटर 1000 ml में मुझे पता है, तो 15 ml में कितना मोल होगा K2 निकाल सकते हैं। यस, सर क्लियर है। 15 into 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई यस यस यस, बस वही करना और कुछ नहीं। समझ में आ गया भी सबको। यस सर। ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है। उसके बाद में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में कुछ है, मोलर मास के बारे में फिजिकल क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है करवाना चाहिए। तो द फॉलोइंग, हाँ अब देखो भाई, आपको पता है हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मेटल Yes, sir. हाइड्राइड्स, सर मेटल हाइड्राइड NaH, जहां पर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव उसमें होता है, नेगेटिव उसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं जनरली, और जिसके अंदर सोडियम जो है वो मेटल के साथ में जब हाइड्रोजन नेगेटिव आयन के साथ में कुछ बनाता है तो उसको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। तो मेटल के कुछ हाइड्राइड होते हैं स्टोकियोमेट्रिक, और कुछ होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक बोले तो जो फॉलो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल बनाते हैं। Fe जो है वो 0.98 और O जो है वो पॉइंट समथिंग सर ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होगा ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक है ना, इसमें स्टोकियोमेट्रिक पूरी नहीं है। और कुछ होते हैं स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक मतलब उसमें जो फॉर्मूला है FeO, तो मतलब इसमें एक, इसमें भी एक है, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक। पता है सबको ना। यस सर। तो उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा स्टोकियोमेट्रिक है कौन सा नॉन स्टोकियोमेट्रिक, आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आप ढूंढ लेंगे, आसान है। सर। तो मतलब थ्योरी पूरी रिवाइज कर ले तो अच्छा चला जाएगा बेटर, अच्छे से भाई थ्योरी अभी रिवाइज तक तो वही कर ले। क्वेश्चन आ रहे हैं, सुनिए हम 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे अगर ऐसे हुए तो। ठीक है, और याद रखना, आई एम नॉट टेलिंग यू द क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग कि इस तरह का क्वेश्चन आया, ताकि आपके लिए आसान रहे कि आप इधर उधर की चीजें करने की बजाय सीधा इसी को कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अंदर एक और है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन सा सब्सटेंस है, ये पूछा हुआ है भाई। कुछ एंटी सब्सटेंस दिया आपको फेरोमैग्नेटिक से और उसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक पूछा हुआ है। तो फेरोमैग्नेटिक, diamagnetic एंटी फेरोमैग्नेटिक ये पता है, यस सर। डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। जिसका 0 होता है। डायामैग्नेटिक में तो क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होते हैं। दूसरा ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नेटिज्म हो जाएगा 0। 0 यस। और क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, क्या होता है, चारों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन क्या नॉट इक्वल टू 0। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनके पास। डाइपोल पैरा ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं, ज्यादातर ये ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, direction में। एक दो ऐसे भी होंगे, याद रखना, एक दो ऐसे भी होंगे। मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एक दो ऐसा भी होगा फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है फेरी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये क्या होता है, सर अपोजिट डायरेक्शन। सर सारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक तो ऊपर नीचे ऊपर भी होंगे। सारे अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे। यस सर। तो ठीक डाई है। हो जाएगा ना। तो डाया में और इसमें क्या फर्क है, ये बताओ। सर डाया फेरोमैग्नेटिक हुआ ना, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो तो सेम ही हो जाएगा फिर। सर एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, डाया फेरोमैग्नेटिक तो नहीं होता। तो डाया डाया मैग्नेटिक क्या सर होता है, फेरोमैग्नेटिक में अपने एक नीचे डाया खींच के मैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म जो है वो 0 होता है,
ठीक Yes, है, sir. सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो इसमें यहाँ पर ये चीज कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिक में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते, नॉट पेयर्ड। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. एंटी फेरो में भी पेयर्ड नहीं होते हैं, लेकिन पेयर्ड ना होने की वजह से वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा, यानी और वो Yes, sir. मैग्नेटिज्म जब, यानी सारे पैरामैग्नेटिक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। क्लियर है? तो पेयर्ड नहीं है, तो अगर सबकी एक डायरेक्शन हो तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। कुछ एक उल्टे होते हैं, बाकी सब एक डायरेक्शन में। एंटी फेरो का होगा कि सारे एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट होंगे तो एंटी फेरो मतलब ये मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएगा। देखिए इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब उल्टे सीधे अरेंज हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, इसका अप डायरेक्शन में, इसका डाउन में, मतलब इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, बट दोनों एटम सेम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं है, अलग अलग के। दैट इज इट। यस, Yes, sir. क्लियर है? तो ये ऐसा है, तो मतलब डायमैग्नेटिज्म एक्चुअल में ऑल पेयर्ड के लिए होता है, ये डिफरेंस है। इसलिए मैंने इसको लिखा था और अब मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आप लोग बाद में ना कंफ्यूज हो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसी में। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसे ढूंढते हैं भाई? अब ये चीज ना, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं और आपको वो एग्जांपल्स याद करने हैं। क्लियर है? Yes. यस सर। सर एग्जांपल्स एग्जांपल क्या जरूर है? याद कीजिएगा क्योंकि उनमें से कुछ एंटी पूछा होगा। फेरोमैग्नेटिक का तो MnO होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा इसी के अंदर। इलेक्ट्रोड आपकी आवाज पोटेंशियल नहीं दे आ रही रखे हैं थी। आप लोगों को स्टैंडर्ड, ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आपको किसी दूसरे का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, दो चीजों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है और वो भी आसान क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक ये मुश्किल क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर एक क्वेश्चन है भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सर बीसीसी के ऊपर है। Yes, sir. सर किस तरह का? अब ध्यान देना जरा, सुनो बता रहा हूँ कि क्या है। मैंने आपको एक टेबल याद करने के लिए बोला था, उसके अंदर सॉलिड स्टेट सर में कौन सी बात सर? Yes, sir. वो बड़ी सारी टेबल थी जो बहुत बड़ी, जिसमें सीजियम क्लोराइड, NaCl, यस सर, याद है याद है। Yes, उसके sir, अंदर याद है। सीजियम क्लोराइड के ऊपर थोड़ा ध्यान से कर लेना उसी सर Sir. सर ये तो अभी भी याद है, सीजियम क्लोराइड वाला। सर बता दो। सर याद है। बस फिर सीजियम क्लोराइड सर का के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोराइड कॉर्नर पे और सीजियम पे बीच में, एक ही है इसका पर यूनिट। इसका सब कुछ याद कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सीधी सी बात ही है। सर पूरा याद है सर। बहुत बढ़िया बात है। फिर एक स्पेसिफिक कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है भाई। स्पेसिफिक कंडक्शन वही चीज निकालनी है कि वो उसका कंडक्शन क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्यूशन वाले लेसन में, तो इलेक्ट्रो वाले लेसन में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है मैक्सिमम टेंडेंसी टू कोएगुलेट, ये अभी जो मैंने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन है भाई। मैक्सिमम टेंडेंसी कोएगुलेशन की कौन से इलेक्ट्रोलाइट की होगी, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो कौन से टॉपिक करने हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, इस वजह से मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि ये वाले टॉपिक करना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है और आसानी से आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अभी Yes, sir. मैंने बताया ही था कि ये क्या, कौन से वाले की पावर सबसे सर मैक्सिमम टेंडेंसी टू कोलिगेट है क्या? कोएगुलेट कौन सबसे ज्यादा करेगा? जिस आयन के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होगा। याद रखना, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के चार्ज काउंट होते हैं। अगर सोडियम 1 लगा हुआ है और सोडियम 2 लगे हैं तो उसकी पावर डबल मानी जाएगी, डबल या उससे ज्यादा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड के ऊपर एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। तो भाई इसके अंदर फ्रेंडलिक आइसोथर्म के ऊपर और लैंगनियर आइसोथर्म, इन दोनों आइसोथर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन है जो हमने नहीं किया है, साफ बता देता हूँ। ठीक है, फ्रेंडलिक और लैंगनियर दोनों के ऊपर
कि उसकी वैल्यू मतलब उसकी थोड़ी डेरिवेशन आती है कि वो कैसे n/x/n से कैसे वेरी करता है। अगर वो डेरिवेशन फ्रेंडली और लैनियर कौन सा? फ्रेंडली और लैंगमियर, तो इनको ना इन दोनों की डेरिवेशन पढ़ लेना, आपको वहां पर मिल जाएगी डेरिवेशन और आसानी से हो भी जाएगी, नो वरी। सर ग्राफ तो नहीं है सर वो इनका? log x/m वाली ना? हाँ वही उसका वो ग्राफ सा है ना, यस सर। डेरिवेशन अगर पढ़ सर कर लेते लेंगे सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है भाई, क्लियर है? यस Yes. सर। इसके Yes. बाद में एक इफेक्ट आया हुआ भाई, टिंडल इफेक्ट आया हुआ है। यस सर, ये कर लेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अब ये थोड़ा सा मैं आपको टिंडल इफेक्ट सर जब लाइट पास करती है किसी, देखिए, हाँ ये देखिए क्या होता है यहाँ पर। अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता हूँ, कोलोइडल का नैनोमीटर में साइज है 1 से 1000, ठीक है Yes, sir. नैनोमीटर। अगर कोई चीज इतनी घुली हुई है पानी में तो वो कोलोइडल मतलब थोड़ा सा आपको दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? जब आप लाइट मारेंगे ना इस पे। यहाँ मैंने बैटरी रख दी, ठीक है, इस बैटरी से लाइट आ रही है, तो ये लाइट जब मैं इसके ऊपर डालता हूँ तो यहाँ क्या होता है, पार्टिकल्स चमकने लग जाते हैं। आपने अंधेरे में छोटी सी एक खिड़की और उसमें से हल्का सा एक होल और उस होल में से लाइट आती है कमरे के अंदर, तो आपने Yes. देखा होगा डस्ट के सर पार्टिकल, कुछ कुछ दिखने Yes, लगते हैं पार्टिकल। वो विजिबिलिटी यानी वो कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। यस तो वो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं, जो वो विजिबल हो जाते हैं किसी लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन में, उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट? यस सर। टिंडल इफेक्ट को ध्यान से पढ़ लेना। टिंडल इफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो टिंडल इफेक्ट के कुछ दे रखेंगे, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट है कौन सा नहीं है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो टिंडल इफेक्ट को जरूर करना है, पॉइंट्स नोट करते रहो, कौन सा इफेक्ट कहाँ आया हुआ है भाई। इलेक्ट्रोलाइट लीस्ट इफेक्टिव, कोएगुलेशन में कौन सा सबसे कम इफेक्टिव है? सेम क्वेश्चन दोबारा से समझ गए होगे, पहले कौन सा सबसे ज्यादा था, अब Yes, कौन सा sir. कम है। क्लियर है? उल्टा। तो ये तो भाई एक ही बात होगी। रेट कांस्टेंट निकालना है, एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है, उसका पीछे यूनिट दे रखा है, यूनिट से आप बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर कौन सा है, तो Yes, ऑर्डर sir. से फिर रेट कांस्टेंट भी ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? यस यस सर। सर। आसान था, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आर्नियस पैरामीटर के ऊपर एक आर्नियस इक्वेशन से भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सर ए निकाल लेंगे सर वो। ई की पावर माइनस ए बाय के आरटी होता है ए ना? बाय आर टी, नेगेटिव ए बाय Yeah. आर टी, यस वही वाला इक्वेशन यूज करके, तो उसके भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा फॉर्मूला लगता है। एक मैकेनिज्म दे रखा है एनओ का, और भाई एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है और उसका बता रखा है कि फर्स्ट स्टेप है या सेकंड स्टेप जो है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप determining तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को नहीं देखकर हम ऑर्डर ऑफ स्लो रिएक्शन डाल स्टेप होगा सकते हैं। सर। वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, और उससे देखकर वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालता है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेना, एक दो हल्की सी चीज है ये। सर ठीक है, इसका वैसे आंसर तो- तो 1.5 पे आएगा। क्या 1.5। इसका आंसर 1.5 आएगा सर। 1.5 आएगा। 1.5 है इसका आंसर। किसका? सर जो जो आपने आपने सर क्वेश्चन क्वेश्चन बोला उसका सर। जब कोलोरेट 1.5 होगा। सर ये आ चुका है सर, कई बार टेस्ट में आ चुका है सर। टेस्ट में आया है सर ये। ऑप्शन ही नहीं है, चेंज ऐसा कर दो ऑप्शन क्या ही नहीं है भाई। क्वेश्चन? आप लोगों ने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठाया, ऐसा ऑप्शन नहीं है, चेंज कर दिया ठीक है, क्वेश्चन। ऐसा ऑप्शन नहीं है, सीधा बता रहा हूँ। 1.5 ऑप्शन ही नहीं है, 1 2 3 0 है ऑप्शन, 0 1 2 3 तो सर 1 के ऑप्शन है, पास है 0 1 थोड़ा 2 दूर 3, है तो ठीक है। क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, ऑप्शन 10 बता रहा to हूँ, 2 0 1 2 10 3, to 2। तो फिर अलग है, ठीक है सर कर लेंगे। ठीक है। चलो जो भी है आगे देखिए जरा, आगे देखते हैं। हाफ लाइफ, ठीक है, एक रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता रखी है उसने, ठीक है, और हाफ लाइफ दे रखा, ठीक है। निकाल लेंगे सर। निकालना क्या है यार, Yes. प्रेशर निकालना है, प्रेशर वाली रिएक्शन है, ध्यान रख लेना। तो प्रेशर वाली रिएक्शन के लिए एक अलग से डेरिवेशन सर प्रेशर केसी वाली, में प्रेशर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन P1 अलग से डेरिवेशन थी, उस डेरिवेशन के हिसाब से उस रिएक्शन को देख के वो डेरिवेशन के हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. प्रेशर वाली रिएक्शन के ऊपर एक हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन डाल रखा है, यस समझना, सर। क्वेश्चन लीक हो गया, वही है एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। तो अब आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हेनरी लॉ पर, और वो एग्जाम्पलर सॉल्व एग्जाम्पलर में ही है, ठीक है। सर Yes, sir, कर रखा सर है। इससे में जो सॉलिबिलिटी निकालनी होती है सर, फिर कैसे निकलेगी? जो मोल फ्रैक्शन आता है सॉलिबिलिटी इक्वल हो जाएगा। क्या 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 कह रहे हो बेटा? सॉल्युबिलिटी ऐसा निकालनी है लोग। हाँ सर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस निकालनी होती है।
सर जो हमारा मोल फ्रैक्शन आता है उसका उससे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन देखिए, सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि कितना सोल्यूबल है वो, कितना घुल रहा है, तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर जो आएगा आपका, तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर ही सोल्यूबिलिटी है। समझ गए? हालांकि सोल्यूबिलिटी इतनी सिंपल नहीं है, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एवरेज कितने क्वेश्चंस हैं? बेटा मैं सारे बता रहा हूँ 1 बाय 1, ठीक है? काउंट आप लोग कर लीजिएगा, 9 क्वेश्चन। जितने भी हैं काउंट आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब जरा, ओके सर। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं भाई, हेनरी लॉ के बाद में assume to sphere % of solid organ, ठीक है? डेंसिटी दे रखी है एक सॉलिड की, वही डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। अभी सॉलिड स्टेट से है डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज है, ठीक है? एक गैस है डेंसिटी से, वो डेंसिटी वाला सीधा फॉर्मूला लगेगा। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर मास बाय M/NA। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए 4-5 क्वेश्चन रह गए बस। टेम्परेचर पर HCP में कोई चीज क्या हो रही है? HCP में क्रिस्टलाइज हो रही है एक चीज, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है उसका, लैटिस कांस्टेंट भी दे रखा है, ठीक है? पर यूनिट सेल के अंदर आपको ये बताना है कितने वो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। हेक्सागोनल के अंदर नंबर ऑफ एटम, क्रॉस सेक्शन एरिया और लैटिस कांस्टेंट भी दे रखा है। भाई ये क्वेश्चन हमने नहीं कर रखा है, मैं साफ बता रहा हूँ। लैटिस कांस्टेंट क्या सर मैम ने कराया था सब कुछ, आप लोगों ने करवाया, किया हुआ है? ठीक है, जिन बच्चों ने कर रखा है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट दे सकते हैं। क्या है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। लैटिस एक क्रिस्टल है, एक सॉलिड है, ठीक है? वो सॉलिड जो है वो देखता हूँ, वो सॉलिड जो है लो टेम्परेचर के ऊपर क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है? जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है यूनिट सेल का, और साथ में लैटिस कांस्टेंट भी दे रखा है, ठीक है? और अब आपको डेंसिटी भी गिवन है, तो उससे आपको मॉलिक्यूल बताने एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, ठीक है? तो Z इफेक्टिव ना सर, सर Z बताना है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ भाई Z, ठीक है? इसका तो सर यार इसका आइडिया क्वेश्चन सर डेंसिटी के इक्वल रख के कर सकते हैं सर, डेंसिटी के इक्वल में हाँ ऐसा Z कुछ into करके 1/2। वो सॉल्व मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में आपको जो लैटिस उसने वो दे रखा है। सर लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, एक बार ये बताइए। लैटिस कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू लैटिस कांस्टेंट होता है, वाह सर, ठीक है? ठीक अब है इससे सर। आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे रेजिस्टेंस दे रखा है, 2 क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है? अलग अलग रेजिस्टेंस है, 2 क्वेश्चंस में सेम चीज निकालनी है, लगभग सारा क्वेश्चन सेम है, बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है लगातार, ठीक है? सब कुछ सेम है। पता है क्या अलग है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस अलग दे रखा है। देखो सारी चीजें उस क्वेश्चन में सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस अलग है उस क्वेश्चन के अंदर। एक में 20 में, एक में 50 में, बाकी सब क्वेश्चन में बिल्कुल डिट्टो दे रखा है। एक ही क्वेश्चन है, 2 बार दे रखा है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है? इसके अंदर नंबर मिल जाएंगे अभी बड़े आराम से। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अब हमारे पास बचते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने हैं भाई। पोटेशियम में BCC स्ट्रक्चर, अरे यार क्वेश्चन ही बता दिया मैंने। ठीक है, ऐश करो, समझ गए क्वेश्चन? यस सर। अब दोबारा बोलूंगा मैं, नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने हैं BCC स्ट्रक्चर के अंदर, है ना? और भाई कैलकुलेट द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। एक रिएक्शन दे रखी है, प्रेशर और हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, टेबल दे रखी है, प्रेशर ऑफ हाफ लाइफ टाइम से बड़े आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल बेसिक में सबसे शुरू में सिखाया जाता है। बस बहुत हो गया, ठीक है? इतना ही है, एक क्वेश्चन अब मैं आपको बता नहीं रहा, बस इतना ही। पेपर किसका था सर, नीट या जेई का? जेई सर इतना आसान? थैंक यू सर। एक लोग कुछ ज्यादा ही आसान था ना, बहुत आसान। सर हमारा तो अलग ही लेवल सर का हम इसीलिए कह रहे थे सर नीट का कह रहे थे, नीट का पेपर हार्ड जेई में कितनी इजी क्वेश्चन डाल देते पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि नीट का क्वेश्चन बनाने वाले हार्ड क्यों बना रहे और जेई वाले आसान क्यों बना रहे। ये तो पता नहीं तो सर, ये शायद मेंस के उससे बनाते हैं कि क्योंकि मेंस मेंस में भी अच्छा लेवल होता है बेटा, मेंस का भी सर मेंस में भी बहुत अच्छा लेवल हो जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मली जो आते हैं इनका तो मेंस है ही नहीं, ये तो एनसीईआरटी से भी डाउन है। चलो मैं रिकॉर्डिंग